हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें जितने भी टेक्निकल वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं वो क्या है, उनका मतलब क्या है। दूसरा हम समझेंगे इसमें जो एंगल हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, और हम समझेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं, इसके अंदर एंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। इन सबको पहले हम समझेंगे, फिर जब हमारे एक्सरसाइज आएगी तो हम उन क्वेश्चंस को जब इम्प्लीमेंट करेंगे उन फैक्टर्स को, तो हमें इजी से समझ में आ जाएगा और हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है पॉइंट। इसी में ये चैप्टर है, इसमें एक पॉइंट दे रखा है। पॉइंट का मीनिंग देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बन गया हमारा पॉइंट। क्या आपको इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ दिख रही है? तो पॉइंट एक वही है कि जिसकी ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है, कुछ नहीं होता है इसका, बस एक ही पॉइंट है जिसे मेंशन करके हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। यानी लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, ये मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ कर दी है तो इसमें इसका हमने नेम रख लिया ए और इसका रख लिया हमने बी। तो जो ये पॉइंट यहाँ पर ए है और बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो शॉर्ट डिस्टेंस है, इसी को हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन भी बोली गई है कि लाइन सेगमेंट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये वाले ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह हमारा कहलाता है लाइन सेगमेंट। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मान लीजिए आपकी ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और जस्ट अपोजिट करके बी ए भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं और इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। तो ये हमारा इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। नेक्स्ट हमारा आता है लाइन। लाइन क्या होती है? ए लाइन इज ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड इन्फिनिटली इन बोथ साइड। यानी एक अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, मान लाइन सेगमेंट आप ऊपर समझ चुके हैं कि लाइन सेगमेंट टू पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, शॉर्ट डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अगर हम इसी डिस्टेंस को हम इन्फिनिटली इधर साइड भी एरो के और इधर साइड भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, और इन्फिनिटली भी ये हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमें इतना एक्सटेंड करना है या इधर को इतना एक्सटेंड करना है। हम कितना भी इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इतना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है लाइन। यानी लाइन क्या बनवा? ए लाइन इज ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंडली इन्फिनिटली, यानी आपको एक्सटेंड कर रहे हैं इन्फिनिटली, दोनों साइड, बोथ साइड डायरेक्शन में आप उसको इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाती है लाइन। लाइन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? देखिए जैसे ऊपर आपने जब आप लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो आप लिख रहे थे ए बी और ऊपर एक बार लगा रहे थे, लेकिन इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे, मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए है और ये मान लीजिए आपका पॉइंट बी है। ठीक है, तो आप ए बी लिखेंगे और आपका देखिए ये जो लाइन है दोनों साइड में इन्फिनिटली एक्सटेंड की जा सकती है, तो हम इसके ऊपर भी हम ये लाइन बना देंगे, जिससे हमारा ये मेंशन हो रहा है कि ये हम लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ए बी हो गया हमारा, यहाँ पर हमने ऊपर लाइन बना दिया। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, उल्टा करके बी और ए और ऊपर आप इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं लाइन को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है रे। तो देखिए लाइन को तो हम एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन रे जो हम एक्सटेंड तो कर सकते हैं, लेकिन इसका एक इनिशियल पॉइंट ज़रूर होगा। जैसे कि आपका ये इनिशियल पॉइंट है और इसको हम आगे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरीके से एरो बना के, और इससे आगे भी इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, लेकिन एक इसका यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ज़रूर होगा। रे में हमारी ये एक खासियत है कि जिस तरीके से हमने लाइन को दिखाया कि ये दोनों साइड में, बोथ साइड एक्सटेंड कर रहे थे, लेकिन इसका एक इनिशियल पॉइंट ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से मेंशन करते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट स्टार्ट करते हैं यहाँ से और हम उसको एक्सटेंड करते चले जाते हैं इनफिनिटली तक। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा रे। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए बी बनाइए, मान लीजिए आपका ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ए बी लिखिए और ए बी के ऊपर आप रे बना दीजिए। ठीक है, जिसका एंड पॉइंट यहाँ पर इसका इनिशियल पॉइंट जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लाइंस के बारे में। तो लाइंस भी कई तरीके की होती हैं। एक तो होती है पैरेलल लाइन, सेकेंडली होती है इंटरसेक्टिंग लाइन और थर्ड होती है परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखिए यहाँ पर पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं? पैरेलल लाइन हमारी, हम जो लाइन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जाती हैं,
किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन जानी चाहिए एक ही डायरेक्शन में। जैसे ये दो लाइनें हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, कहीं पर भी इनका एंड पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी ये एक दूसरे को मीट भी नहीं कर रही हैं, तो ये हमारी होती है पैरेलल लाइन। और इसकी एक बात और ख़ास होती है कि इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हर जगह से इक्वल होता है। अभी देखिए यहाँ पर तो हमें इक्वल दिख रहा है, तो ये पैरेलल लाइन है, लेकिन अगर हम इस लाइन्स को बोलें तो ये भी हमारी पैरेलल लाइन ही होंगी, क्योंकि ये ना तो कहीं पर एक दूसरे को मीट कर रही हैं, ना ही इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अलग अलग है। तो ये हमारी होती है हमारी पैरेलल लाइन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको बोलें कि ये वाली पैरेलल लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगी हमारी, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में जा रही है और ये नेक्स्ट जो जा रही है वो नीचे वाली डायरेक्शन में जा रही है, तो ये हमारी पैरेलल लाइन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन दैट मीन्स कि जो दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर मीट करती हैं या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, वो हमारी कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे हमारी एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक लाइन ये वाली और ये वाली एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट बोल सकते हैं इसको हम। तो ये हमारी हो गई इंटरसेक्शन लाइन। अब हमारी नेक्स्ट आती है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हुई? परपेंडिकुलर का मीन है जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दैट मीन्स आपके पास अगर दो लाइन है, ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, तो दो देखिए यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, और इधर भी ये लाइन एक दूसरे को पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। नीचे भी 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है और इधर साइड में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये हमारी कहलाती है परपेंडिकुलर लाइंस जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। नाउ वी लर्न अबाउट एंगल्स। तो एंगल भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें क्या है कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं पहले वो समझिए। जो एक्यूट एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से लेस होते हैं, मेजर इज़ लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। जैसे कि हम 90 डिग्री से लेस कौन से हो सकते हैं, 60 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है, ठीक है, 20 डिग्री का, कोई भी एंगल हो जो 90 से कम हो वो हमारा होता है एक्यूट एंगल। जैसे कि यहाँ पर मैं बना सकती हूँ कि इस तरीके से ये एंगल मैंने बना दिया, दो लाइन है जो एक दूसरे को मीट कर रही हैं, वहाँ पर एंगल बनेगा जो यहाँ पर ये 60 डिग्री का भी हो सकता है और 30 डिग्री का भी हो सकता है, 20 डिग्री का भी हो सकता है, यानी 90 से जो लेस होगा। अब देखिए राइट एंगल कौन सा होता है, मेजर इज एग्जैक्ट 90 डिग्री, यानी जो एंगल बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया। तो ये दो लाइन हमने जब यहाँ पर ड्रॉ करी तो 90 डिग्री के एंगल पर ये मीट कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से तो ग्रेटर होता है और 180 डिग्री से लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई मेजर इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो देखिए आप यहाँ पर समझिए कि अब वो कोई भी हो सकता है। जैसे कि आपका एक एंगल है ये 90 डिग्री से आपका देखिए ये तो हमारा यहाँ पर तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन जब इधर इस 90 डिग्री से थोड़ा सा इधर चली गई ये लाइन तो ये हो गई हमारी 90 डिग्री से ज़्यादा, तो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बन गया, ठीक है। और 180 से कम का, यानी 180 डिग्री तो हमारा यहाँ बनता ना, ऐसे बनता, तो लेकिन ये 180 डिग्री से कम है, तो ये हमारा हो गया ये वाला एंगल जो हमारा बना, ये बना हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये तो 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से लेस है। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, मेजर इज एग्जैक्ट 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री का एंगल जो बनाता है वही हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर एक फिगर में देख सकते हैं कि एक ये स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ पर ये अगर इस पॉइंट पर इतना तो देखिए 180 डिग्री बना, ये 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर। तो ये बन गया हमारा, देखिए ये हमने एक लाइन खींची थी, जो लाइन तो आप पढ़ चुके हैं कि दोनों बोथ साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं उसको। तो हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है और ड्रॉ करने के बाद जब हमने यहाँ पर एंगल बनाया तो हाफ अगर हम इसको करके देखेंगे तो देखो 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, यानी ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री का हो गया। तो स्ट्रेट लाइन बन गई नहीं बन गई, तो ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन। जब हम 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल, तो ये हमारा हो गया एक स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल मेजर इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, यानी जो ये एंगल है 180 और 360 के बीच में ये एंगल को मेज़र हम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक फिगर से मैं यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ आपको कि रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है। तो यहाँ ड्रॉ करते हैं, देखिए ये एक लाइन है आपकी और एक लाइन आपकी यहाँ पर ड्रॉ हो रही है। तो जो ये एंगल बन रहा है ये बाहर वाला एंगल, ये हमारा
180 से ज़्यादा का भी बन रहा है और 360 से कम का बन रहा है, तो ये हमारा कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। ये जो एंगल है ये अंदर वाला नहीं करेंगे, बाहर वाला करेंगे, तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए कंप्लीट एंगल क्या होता है। तो कंप्लीट एंगल की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है कि मेजर इज एग्जैक्ट 360 डिग्री। ये एग्जैक्ट 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 360 डिग्री का एंगल कब बनाएगी आप ये बताओ। देखिए एक लाइन हमने अगर यहाँ पे ड्रॉ की है, तो जो अगर हम पूरा घुमा देंगे, पूरा इसको यहाँ पर पूरा एंगल ऐसे करके राउंड करके ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाता है 360 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट ए ले लिया हमने, और तो ये हमारा जो एंगल है वो 360 डिग्री एंगल को मेंशन कर रहा है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एंगल। तो नेक्स्ट आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। तो सब एडजेसेंट एंगल को समझने से पहले हम ये जानेंगे यहाँ पे कि वर्टेक्स क्या होता है। तो देखिए जब टू लाइंस एक पॉइंट पर आकर मीट करती हैं, ठीक है, जब टू लाइंस एक पॉइंट पर आकर मीट करती है, मान लीजिए ये टू लाइन है आपकी, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इस पॉइंट पर आकर मीट कर रही है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, वर्टेक्स। तो ये हमारा कहलाता है, ये वाला पॉइंट ये कहलाता है हमारा वर्टेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एडजेसेंट का मतलब हो गया कि अगर आपके पास एक ऐसी कॉमन लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर दें जो दोनों को हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अगर मान लीजिए ये वाला एंगल 1 ले लें और ये वाला एंगल 2 ले लें, तो ये जो लाइन है इसका हम यहाँ पर नाम मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर नाम रख दीजिए Q और इसका नाम रख दीजिए R, और इसका नाम रख दीजिए आप P इस लाइन का, और इस लाइन का नाम रख दीजिए आप S। तो जो ये QR लाइन है ये दोनों ही लाइंस को एक दूसरे को इक्वली पार्ट डिवाइड कर रही है। तो ये हमारा जो QR है ये कॉमन है, कॉमन आर्म है इसकी दोनों के लिए। अब देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारे तीन अगर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर ये पॉइंट्स फुलफिल करती है किसी भी एंगल में, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल होगा, अदरवाइज वो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स क्या हैं, दे शेयर ए कॉमन वर्टेक्स। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कॉमन वर्टेक्स को शेयर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स को ये 2 एंगल जो है शेयर कर रहे हैं ना। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर हैव ए कॉमन आर्म, इसकी एक कॉमन आर्म भी है। देखिए ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है, तो ये भी हमारी बात यहाँ पर फुलफिल हो रही है, ये पॉइंट्स भी फुलफिल हो रहा है। दे डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, और ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर ये इसका मतलब हो गया कि हमारा एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इज एडजेसेंट एंगल। यहाँ पर हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। अब देखिए अगर हम यहीं पर एक बात और समझें कि मान लीजिए आपके पास एक एंगल ये वाला है और इसका एक कॉमन वर्टेक्स ही मान लीजिए, तो एक लाइन यहाँ पर जा रही है, फिर एक लाइन यहाँ पर जा रही है। ठीक है, ये मैंने एक एंगल बना दिया है। तो इसमें एक एंगल 1 ये वाला हो गया, और एक एंगल मान लीजिए ये वाला है, इसका 2 है, और इनके हम नाम भी मेंशन कर दें। इसका नाम हम Q रख दें, और इसका नाम हम P रख दें, इसका नाम हम R रख दें, और इसका नाम हम S रख दें। तो देखिए देखिए मैंने एक लाइन खींची है जो आपको पहले दिख नहीं रहा था। आप दोबारा से यहाँ पे समझ लीजिए कि मैंने इस तरीके से कुछ एंगल ड्रॉ करे हैं, एंगल 1 एंगल 2, और मैंने इनके नाम मेंशन कर दिए हैं। एंगल P, ये P साइड P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये S पॉइंट है। अब यहाँ पर ये देखिए कि क्या ये एडजेसेंट एंगल हैं। अब अगर एडजेसेंट एंगल ये तभी होंगे जब ये 3 पॉइंट्स को यहाँ पर फुलफिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स तो है या नहीं है, आप ये बताइए पहले। कॉमन वर्टेक्स है एंगल 1 और एंगल 2 का, इसका वर्टेक्स तो ये है और इसका वर्टेक्स ये है ना इसका। तो ये तो हमें यहाँ पर बता रहा है कि इसके कॉमन वर्टेक्स नहीं है। तो यहीं पर हमें पता चल रहा है कि ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि इसका एक पॉइंट तो फुलफिल हो ही नहीं रहा है। और आर्म देखिए, आर्म तो यहाँ पर हमारी जो QR है ये वाली दोनों के लिए, दोनों एंगल के लिए तो सेम ही है, कॉमन ही है। तो ये वाली तो हमारी फुलफिल कर रही है। दे डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स Q है और इसका वर्टेक्स R है, इस वाले एंगल का, ये दोनों बिल्कुल अलग वर्टेक्स है। और हमारा जो एडजेसेंट एंगल का जो रूल है उसका वर्टेक्स एक ही होना चाहिए दोनों एंगल का। तो यहाँ पर ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 इज़ नॉट एडजेसेंट, इज़ नॉट एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूव कर देंगे कि यहाँ पर ये एडजेसेंट एंगल नहीं। तो अब
देखिए आप ये वाला एंगल, ये एंगल इसमें इस तरीके का एंगल बना हुआ है जिसका वर्टेक्स इसमें यहाँ पर क्यू जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, ठीक है। और जो ये तुम्हारी कॉमन साइड है पी क्यू, ये इसके लिए भी कॉमन है, इस वाले एंगल के लिए, और इस वाले एंगल के लिए भी कॉमन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स तो कॉमन है, पॉइंट क्यू दोनों के लिए कॉमन है, और साइड भी इसमें पी क्यू ये भी कॉमन है। लेकिन ये जो दोनों है ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन बिल्कुल फुलफिल नहीं होती कि हम ये कह सकें कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन द एंगल आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ हम फिगर से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर एक एंगल बनाना है हमें कॉम्प्लीमेंट्री, और यहाँ पर एक ये कॉमन वर्ड हमने साइड बना दी इसकी, और ये कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाला 64 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये वाला हमारा 26 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, सॉरी ये रॉन्ग फिगर बन गई है, इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मान इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे तो अभी हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ देख रहे हो कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो अभी देखो यहाँ से यहाँ तक का डिग्री तो 90 डिग्री एंगल है, लेकिन हमारी क्या है डेफिनेशन की टू एंगल सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री, यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये 64 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 26 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसको इन दोनों एंगल को सम करके देखिए, 64 डिग्री प्लस 26 डिग्री, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल फुलफिल बना रहा है। तो ये हमारा जो ये एंगल होंगे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। लेकिन अगर हम इसी बात को अगर हम अलग अलग कर दें कि, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि एक एंगल आपको दे दिया जाएगा और एक एंगल आपको जो है यहाँ पे फाइंड कराना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एक दोनों एंगल अगर आपको दे दिए और आपको पूछ लिया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। नेक्स्ट हम सीखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन द एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, यानी अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपका 180 डिग्री का एंगल देखिए, आप जानते ही हैं सब कि ये बनता है जो स्ट्रेट लाइन में बनता है, ठीक है। इस पर हमने इसके एक एंगल और बनाया, ठीक है, जो ये वाला अगर मान लीजिए 62 डिग्री का है एंगल और ये वाला हमारा 180 डिग्री का है, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो ये हम यहाँ पर नाम भी मेंशन कर सकते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये लाइन है आपकी, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके नाम मेंशन कर दिए, इसका बी रख दीजिए, ए बी, और इसका सी रख दीजिए और इसका डी रख दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो आप यहाँ पर ऐड करके देख सकते हो 118 प्लस 62 डिग्री जो कि 180 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि आपको एक एंगल दे दिया जाएगा और आपसे दूसरा एंगल पूछा जाएगा कि अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो अदर एंगल कितने डिग्री का होगा, या फिर आपको ये पूछ लिया जाएगा कि दोनों एंगल दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही इस एक्सरसाइज में बनेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर होता है टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी फॉर्म ए लीनियर पेयर। अगर टू एडजेसेंट एंगल है, एक एडजेसेंट एंगल ये है और एक ये है, अगर ये दोनों एंगल एक पेयर बना रहे हैं लीनियर, दैट मीन्स आपको देखिए ये वाली एक ये वाली लाइन जा रही है और एक ये वाली लाइन जा रही है, ठीक है। जो ये नॉन कॉमन है और ये वाली लाइन जो है जा रही है ये कॉमन जा रही है। तो ये नॉन कॉमन लाइन है, अगर इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में इक्वली जाती है तो ये हमारी बनाती है लीनियर पेयर। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि टू एडजेसेंट एंगल अगर हमारे उनके दोनों का सम 180 डिग्री का आता है, इसका मैग्नीट्यूड 180 डिग्री का आता है, तो वो हमारा बन जाता है लीनियर पेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, मान लीजिए आपके पास दो लाइन हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका ये इंटरसेक्टिव पॉइंट है, ठीक है।
अब ये यहाँ पर जो एंगल, ये 4 एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। एक एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, 4 एंगल यहाँ पर आपको बन रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर ये वाला एंगल है, ये जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल बनेगा, और जो ये एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल बनेगा। यानी जो वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब ये हुआ कि आपके पास अपोजिट एंगल, यानी अगर मान लीजिए ये वाला एंगल आपका यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है, तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो भी 60 डिग्री का बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री का बन रहा है, तो ये वाला एंगल इज जस्ट अपोजिट, इसके सामने वाला एंगल ये भी 70 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब इसके अपोजिट जो एंगल बनेगा वो बिल्कुल सेम उसी एंगल का बनेगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए आपका ये एंगल ए है, अगर हम इसको ए मेंशन कर दें और इसको हम सी मेंशन कर दें, इसको हम डी मेंशन कर दें, इसको हम बी मेंशन कर दें, तो एंगल ए हम यहाँ पर इजीली कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, ये डी है तो एंगल डी के, और एंगल सी एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल बी के इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए एंगल फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन। जब हम ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं तब भी हमारे कई एंगल फॉर्म होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन होती कौन सी है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 2 लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करें, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन आपकी ये जा रही है, ठीक है। अब ये 2 लाइन को अगर कोई एक लाइन यहाँ पर कट कर रही है किसी भी पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर कट कर रही है, ये इस पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये होगी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। इसका नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, एल कर दीजिए इसका नाम, ठीक है। और एक लाइन जो ये वाली है, इसको भी आप यहाँ पर इसका नाम मेंशन कर सकते हो एम लाइन, और इसका नाम मेंशन कर सकते हो एन लाइन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। अब आप यहाँ देख रहे हो कि कितने एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, 4th एंगल ऊपर फॉर्म हो रहा है, और एक इस लाइन पर भी फॉर्म हो रहा है। तो यानी 4 और 4 8 एंगल यहाँ पर टोटल फॉर्म किए जा रहे हैं। तो इसमें भी कई टाइप्स के एंगल हैं जो यहाँ पर हम सीखेंगे कि कौन कौन से एंगल यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल, ये हमारे जो दोनों एंगल है ये होते हैं हमारे ट्रांसवर्सल, चाहे आप ये होते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी जो एक ही साइड में, अगर मान लीजिए इस लाइन के ऊपर वाला और यहाँ पर इस लाइन के ऊपर वाला जो एंगल है और एक ही साइड में है, तो ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली ये वाला भी, ये वाला एंगल इस लाइन के ऊपर और ये वाला एंगल इस लाइन के ऊपर, ये दोनों भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाए, ठीक है। सिमिलरली आप ये वाला एंगल अगर कहें तो ये लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे है, तो एक साइड में अगर ये एंगल फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स ये एक दूसरे के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सिमिलरली ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम इसका नाम मेंशन करें तो अगर हम इस एंगल का नाम 1 रख दें, इसका हम 2 रख दें, इसका हम 3 रख दें और इसका 4, और यहाँ पर इसका नाम हम कर देते हैं 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। अब आप यहाँ पर करोगे कैसे, ये हम करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हुए, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो कौन कौन से हुए, 1 and 5, एंगल 1 एंगल 5, ठीक है। और कौन सा एंगल हुआ यहाँ पर, ये एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। सेकेंडली एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है। और फिर एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये हो गए आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसमें इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, तो इंटीरियर हो गए इस लाइन के अंदर वाला और इस लाइन के अंदर वाले जितने भी एंगल है वो इंटीरियर एंगल में आएंगे, यानी 3, 4, 5, 6 ये सारे एंगल हो गए इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लिख दें कि एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 5, ये सब हमारे हुए इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल,
वो हुए हमारे लाइन के ऊपर वाले। जैसे लाइन के ऊपर वाले 1 और 2 है, और ये लाइन के नीचे वाले बाहर वाले 7 8 है, यानी लाइन के बाहर जो जा रही है बन रहे हैं एंगल, वो हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आप देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। और एंगल 7 एंड एंगल 8, ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट का मतलब हो गया कि जस्ट अपोजिट। अगर ये एंगल की बात हो रही है तो इसके जस्ट अपोजिट इस एंगल की बात होगी, इस एंगल की बात हो रही है तो इसके जस्ट अपोजिट इस एंगल की बात होगी, या इसकी बात हो रही है तो इसकी जस्ट अपोजिट इसकी बात होगी। तो ये तो हो गया हमारा ऑल्टरनेट एंगल। लेकिन अगर हम इंटीरियर की बात बोलेंगे तो इंटीरियर एंगल होंगे अंदर वाले। अंदर वाले का मतलब अगर ये एंगल 3 है तो इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल होगा वो इधर होगा। तो एंगल 3 और एंगल 5 आपस में इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल कहलाएंगे। इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 6 भी एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इजीली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एंगल 3 एंड एंगल 5, similarly angle 4 and angle 6 are called alternate interior angle। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो एक्सटीरियर से यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये बाहर वाले एंगल होंगे, और अल्टरनेट का मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तो आप ये देखिए बाहर वाला एंगल कौन सा है, ये 7 8 बाहर वाले एंगल हैं, और इसके जस्ट अपोजिट अल्टरनेट में हो गए 7 के अल्टरनेट हो गया 1, और 2 का अल्टरनेट हो गया 8। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 7। सिमिलरली यहाँ पर देखिए एंगल 2 एंड 8, एंगल 2 एंड 8 आर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये हमारा हुआ पूरा इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा तो मेरे या इस वीडियो को आप लाइक करिए। मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।